वेलकम टू प्रहार क्लासेस गाइज। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 28 सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो। इसमें हमारा पहला सीरीज होता है हेडलाइंस का। हेडलाइंस में अगर हम बात करें तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव को 1 साल का कार्यकाल विस्तार मिला है। इसके बाद लिएंडर पेस टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकित प्रथम एशियाई व्यक्ति बने हैं। सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में अपसपा 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने विश्व प्रतिबंध द्वारा दक्षिण ज्ञान साझाकरण श्रृंखला में भाग लिया है। ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि भाग लेंगे और कल भाग इन्होंने ले लिया था। ये दक्षिण ज्ञान साझाकरण श्रृंखला जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आपका होमवर्क है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये बताने के लिए। इसके बाद विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है 27 सितंबर को, ये भी आप लोग याद रखिएगा। हेडलाइंस की अगली सीरीज में है मलयालम भाषा की एक फिल्म है 2018 को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। एडीबी ने भार्गव दास गुप्ता को बाजार समाधान के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। एडीबी का मतलब है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। भारत की महिलाओं ने 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। सिफ्थ कौर ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3P में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। ये भी एशियाई खेलों में जो हांगझो में हो रहा है वहाँ पर इन्होंने जीता है। इसके बाद सरकार दिल्ली और जयपुर के बीच इलेक्ट्रिक हाईवे विकसित करने की योजना बना रही है। हम लोगों ने नितिन गडकरी जी का जो बयान था उसको सुना ही था, उसको अभी ऑफिशियली लॉन्च किया है। अब हमारा पहला सीरीज होता है डेज एंड इवेंट्स का। इसमें विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है 27 सितंबर को। कौन इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO। इसका हेडक्वार्टर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कब से इसका आयोजन हो रहा है? 1980 से इसका आयोजन हो रहा है। इसके साथ ही UNWTO यानी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का जो 2023 का विश्व पर्यटन का थीम है वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रीन इन्वेस्टमेंट की बात यहाँ पर भी की जा रही है, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट इसकी थीम है। गूगल ने अपना 25वां जन्मदिवस मनाया है कल। अगर हम गूगल के डूडल की बात करें तो इस तरीके से गूगल का डूडल था। तो 1998 में ये कंपनी बनी थी। इसके बाद इसका 25वीं वर्षगांठ मनाई गई है 27 सितंबर को, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। बहुत सारी चीज़ इसमें याद रखने की बात नहीं है। एक चीज़ याद रखिएगा कि ब्लैक रब इसका जो है पूर्व नाम था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रावास में इसको बनाया गया था। इसको जो बनाया था वो लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने बनाया था और बाद में इसको बेच दिया था उन्होंने। नेशनल अफेयर्स की अगली सीरीज में हमारी बात होती है डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून पर अंतर मंत्रालयी पैनल बैठक करेगा। अंतर मंत्रालयी पैनल का मतलब क्या है? अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के जो सेक्रेटरी होते हैं ना, वो बैठ के जो है वो प्लान डिस्कस करते हैं कि क्या जो है ये प्लान इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या चीज़ें हमको ज़रूरत होगी, उन सब सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो उसी के लिए डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून पर प्रस्तावित विधेयक के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए अक्टूबर की शुरुआत में अंतिम बार बैठक हेतु डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून की 16 सदस्यीय समिति बैठी है। इसके साथ ही यह जानना जरूरी है कि ये समिति किसकी अध्यक्षता में बैठी है, तो वो मनोज गोविल की अध्यक्षता में बैठी है जो MCA के सचिव हैं। अगला हमारा न्यूज़ है कि नेशनल अफेयर्स में ही है। सरकार ने दिल्ली और जयपुर के बीच इलेक्ट्रिक हाईवे विकसित करने की योजना बनाई है, जो मैं बात कर रहा था। इसमें क्या होगा कि जितना पहली बात तो पर्यावरण को बहुत ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारी डीजल बसों की बस में किराया लगता था ना, उससे 30% कम किराया लगेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर डीजल बस में 100 रुपया किराया है तो इलेक्ट्रिक बस में 70 रुपया किराया होगा। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद नेशनल अफेयर्स की ही अगली न्यूज़ में अमित शाह ने अमृतसर में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की है। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पाँच जो है वो रीजनल काउंसिल्स हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। 5 रीजनल काउंसिल्स हैं और एक नॉर्थ ईस्ट रीजनल काउंसिल अलग से बनाया गया है उसी में, ये आप लोग याद रखिएगा। इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो जो भी अपने यहाँ के गृह मंत्री होते हैं वही करते हैं। तो इस समय गृह मंत्री जो हैं वो अमित शाह जी हैं, तो इनकी अध्यक्षता में ये उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक संपन्न हुई है।
इसमें जो कुछ मेन चीज़ों पर बात की गई है वो ये है कि भारत में कुपोषण, स्कूल छोड़ने वालों और भारत में सहकारी आंदोलन जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है। साथ ही यह जान लेना जरूरी है कि उत्तरी क्षेत्र जो परिषद के दायरे में आता है, भारत के 35% से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन करता है। इसमें मेनली पंजाब के क्षेत्र आते हैं। ये आप लोग ध्यान पे रखिएगा, बहुत ज़रूरी नहीं है स्टेट्स का नाम याद रखना, पर याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने आरोग्य मंथन के समापन सत्र में शामिल हुए हैं। आरोग्य मंथन जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना थी ना, और प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना थी, उसी के ऊपर एक आरोग्य मंथन कार्यक्रम जो है वो कराया गया था। उसमें डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने उसके अंतिम सत्र में पार्टिसिपेट किया है। ये आप लोग याद रखिएगा। अभी इसका PMJAY का 5 साल पूरा हुआ है। 5 साल पूरा हुआ, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और अच्छा, कल की न्यूज़ में था कि जो एम्स दिल्ली है ना, एम्स दिल्ली है, कल की न्यूज़ में था, एक बार रिवाइज कर लेंगे। उसको जो है पुरस्कार मिला है सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बनाने में और आयुष्मान कार्ड वितरित करने में। ये भी आप लोग याद रखिएगा, रिवीजन कर लेना चाहिए समय समय पे। इसके साथ ही सरकार ने IGCAR कलपक्कम में मेगा राष्ट्रीय कार्यक्रम शक्ति 2023 का आयोजन किया है। IGCAR क्या है? इंदिरा गांधी काउंसिल ऑफ एटॉमिक रिसर्च, इसका जो है पूरा फुल फॉर्म है। ये कलपक्कम तमिलनाडु में है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर शक्ति 2023 नाम से एक जो है वो एक जो है वो समिट आयोजित किया गया है, जिसका जो मुख्य विषय है ना, मुख्य विषय जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड सोशल अपलिफ्टमेंट था। इसके IGCAR के जो निदेशक हैं डॉक्टर B वेंकटरमन ने समारोह की अध्यक्षता भी की थी। यह भी आप लोग याद रखिएगा। महिलाओं की भूमिका मेनली क्या है तकनीकी में, इस पर भी विचार विमर्श किया गया था। इंटरनेशनल अफेयर्स का अगला हमारा सीरीज होता है, तो दुबई ने मीडिया में जनरेटिव AI के व्यापक गाइड का अनावरण किया। अब जनरेटिव AI का क्या मतलब है? AI का मतलब आप लोग जान रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आजकल बहुत फेमस है। जनरेटिव AI का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो एक फ़ोटो एडिटिंग का हम एग्जांपल लें। फ़ोटो एडिटिंग में आपकी सिर्फ इतनी फ़ोटो है, सिर्फ आपका चेहरा है। अब जनरेटिव AI में क्या करेंगे? जनरेटिव AI जैसे आप इस पे लगाओगे, आपके चेहरे के साथ आपकी बॉडी का शेप इतना परफेक्ट बन जाता है कि कोई जान ही नहीं पाएगा कि वो एडिट हुआ है। तो इसी को जनरेटिव AI का एक उदाहरण आप लोग जान सकते हैं। इसमें मीडिया परिदृश्य में UAE में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसके लिए जो है वो समिट बुलाया गया था। मीडिया जनरेटिव के 100 से अधिक व्यवहारिक उपयोग के मामले में यहाँ ये जो है गाइड यहाँ पे भी लॉन्च किया गया था दुबई में, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद फोर्ब्स 30 अंडर 30 की सूची में शामिल टेक CEO मृत पाए गए हैं, इनका नाम याद रखिए। और कौन सी टेक्नोलॉजी से ये जुड़े थे, ये आप लोग याद रखिए। तो पावा लापरे इनका नाम था। इन्होंने डेटा क्यूरेटिंग कंपनी इकोमैप टेक्नोलॉजीज की सह स्थापना की थी। ये आप लोग याद रखिएगा कि इनकी मृत्यु हुई है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद नेपाल ने एक इतिहास रचा है। नेपाल ने 314 के अब तक के सर्वोच्च T20 इंटरनेशनल स्कोर के साथ रचा है इतिहास। कहाँ पर ये हो रहा है? जो एशियाई खेल हो रहे हैं ना, एशियाई खेलों में, वहाँ पे 300 से अधिक स्कोर बनाने वाली पहली टीम बनी है जो इंटरनेशनल मैचेज में 300 से अधिक रन बना है। इसके साथ ही वहाँ के जो 19 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं ना, कुशल मल्ला, इन्होंने 34 गेंदों पर सबसे तेज जो है वो T20 इंटरनेशनल शतक लगाया है T20 में। अच्छा, इससे पहले हाईएस्ट रन का स्कोर किसने बनाया था? तो T20 में सबसे बड़ी पारी पिछला रिकॉर्ड जो है अफगानिस्तान के नाम था, जिसने आयरलैंड के खिलाफ 3 विकेट पर 278 रन बनाए थे। आप लोग याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। इसके बाद जून 2023 में UPI लेन देन बढ़कर 9.3 बिलियन डॉलर हो गया है। वर्ल्ड लाइन की रिपोर्ट है, जो UPI अपने यहाँ है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, उसमें बढ़ गया है। 62% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो 56.1% है, जो कस्टमर यानी व्यक्ति पर्सन टू मर्चेंट भेजता है। जैसे आपने कहीं किसी दुकान पर सामान लिया, स्कैन करके आपने उसको पैसे भेजे, तो पर्सन से मर्चेंट को गया पैसा, इसी को P2M पेमेंट भी बोलते हैं। अगली चीज़ हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हम डिस्कस कर लेना ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा UPI लेन देन वाले जो 3 शीर्ष राष्ट्र हैं, शीर्ष 3 राज्य हैं, वो हैं महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु।
सरकार ने अभी एक गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और इस स्कीम्स के सीरीज़ में देखें तो RODTEP, यानी इसमें क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं, जब आप कोई सामान बाहर भेजते हैं, बाहर बेचते हैं, तो उस पर सरकार एक टैक्स लगाती है। अब अगर वो टैक्स एक लिमिटेड दायरे से बाहर की है तब तो वो आपको वापस नहीं करेगी, लेकिन अगर वो लिमिटेड दायरे के अंदर में है तो वो आपको सरकार वापस कर देती है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसमें अभी सरकार ने कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं। RODTEP स्कीम कब से लागू था? तो सितंबर 2021 से ये चालू था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की अगली सीरीज़ में अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के कुछ हिस्सों में अफसपा 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। अफसपा एक तरीके का कानून है, ये आप लोग कुछ चीज़ें अगर अफसपा के बारे में हम डिस्कस करें तो अफसपा जो है सशस्त्र बलों के जवानों को अशांत क्षेत्रों में कार्य करते हुए कुछ जो है स्पेशल राइट्स देता है, जैसे तलाशी लेने की, गिरफ्तार करने की, विदाउट गिरफ्तार के वारंट जारी किए लोगों को गिरफ्तार भी कर सकती है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में अफसपा कई वर्षों से लागू है, इसलिए आप देखेंगे कि अफसपा को लेकर नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बड़ा जो है वो अशांति रहती है सरकार के प्रति। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट्स की सीरीज़ में देखेंगे तो REC यानी रूरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के सह वित्त पोषण हेतु PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है। अब REC लिमिटेड ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ जो समझौता किया उसमें क्या किया है कि 5500 करोड़ रुपए का यह ऋण समझौता जो अगले 3 वर्षों में लागू होगा। इसमें क्या होगा कि जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है, जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में फंड को बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी रूरल में आ रही है, रूरल एरियाज़ में आ रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में आ रही है, लेकिन इस इलेक्ट्रिसिटी को व्यवसाय के रूप में यूज बहुत कम किया जा रहा है, तो उस क्षेत्र में भी बढ़ावा देने के लिए ये जो है वो समझौता हुआ है। अपॉइंटमेंट्स की सीरीज़ में देखेंगे तो ADB ने भार्गव दासगुप्ता को बाजार समाधान के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। ADB का क्या मतलब है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका आप लोग हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। भार्गव दासगुप्ता को यहाँ के जो है मार्केट सॉल्यूशंस के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ये आप लोग याद रखिएगा। इससे पहले दासगुप्ता जी जो थे वो ICICI लैम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के MD और CEO पद पर रह चुके थे, जहां पर इन्होंने इस्तीफा दिया था। अपॉइंटमेंट्स की अगली सीरीज़ में देखेंगे तो RBI के डिप्टी गवर्नर M राजेश्वर राव को 1 साल का कार्यकाल विस्तार मिला है। पहले इनको 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया था 2020 में। 2023 में इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, तो 1 वर्ष के लिए इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। इतना ही आप लोग याद रखिएगा तो काम हो जाएगा। इसके बाद मलयालम फिल्म 2018 को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। ये भी हम लोग देखे थे। कहाँ पर चुना गया है? द फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्यों ने 96वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी के लिए भारत के चयन के रूप में मलयालम सर्वाइकल ड्रामा 2018 को चुना है। ये आप लोग याद रखिएगा। चेन्नई में एक जूरी बैठी थी, वहाँ पे ये डिसीजन भी लिया गया था। बाकी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। अगला हमारा अवार्ड्स और ऑनर्स की सीरीज़ है। तो शेफाली शाह, जिम सरब और वीरदास को एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। शेफाली शाह जो हैं ये कौन है? शेफाली शाह एक नेटफ्लिक्स पर ड्रामा आया था दिल्ली क्राइम्स, उसमें इन्होंने महिला अभिनेत्री का कार्य किया था, लीड रोल किया था, उसके लिए इनको अपॉइंट किया गया है। वीरदास को जो है वो कॉमिक के लिए जो है वो अवार्ड दिया गया है, एमी पुरस्कार दिया गया। और जिम सरब को भी इनके कार्यों के लिए, फिल्मों में जो इनके कार्य हैं उसके लिए इनको पुरस्कृत किया गया है एमी पुरस्कार। तो आप लोग याद रखिएगा 3 लोगों को मिला है। इसके बाद कैटरीना कैफ यूनिक्लो की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। यूनिक्लो क्या है? यूनिक्लो एक जापानीज़ ब्रांड है, जो कपड़ों का जापानीज़ ब्रांड है। इसमें इनको जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके साथ ही अगर कुछ और चीज़ें डिस्कस करें तो इससे पहले करीना कपूर और उनकी बहन करिश्मा कपूर ने यूनिक्लो के लिए एक ऐड किया था, लेकिन वो ब्रांड एम्बेसडर नहीं बन पाई थी। ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कैटरीना कैफ ही बनी है। बैंकिंग के सेक्टर में अगर देखें तो कोटक म्यूचुअल फंड्स ने CBSE के साथ साझेदारी में निवेशक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। इस शिक्षा कार्यक्रम का नाम क्या है? तो सीखो पैसे की भाषा इसका जो है वो नाम है। सीखो पैसे की भाषा इसका नाम है। लॉन्च इसके साथ किया गया है। इसमें क्या होगा ना कि जो वहाँ के शिक्षक हैं और जो वहाँ के बच्चे हैं उनको बिजनेस स्किल्स सिखाया जाएगा। इसी वजह से इसका नाम पड़ा है सीखो पैसों की भाषा। तो सीखो पैसों की भाषा किसने लॉन्च किया है? कोटक म्यूचुअल फंड्स ने CBSE के साथ मिलकर लॉन्च किया। 75,000 स्कूलों में इसको जो है वो लॉन्च किया जाएगा। यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में महिला बीट अधिकारियों को शक्ति दीदियों के नाम से
दीदियों का नाम दिया। तो शक्ति दीदी अब किसको कहा जाएगा, शक्ति दीदी किसको कहा जाएगा, महिला बीट अधिकारी को कहा जाएगा। किस मिशन के तहत ये नाम दिया गया है, मिशन शक्ति के तहत नाम दिया गया है। मिशन शक्ति का यह नया चरण होगा। मिशन शक्ति जब लॉन्च किया गया था ना, तो वो रेप के खिलाफ जो है वो एक स्पेशल टास्क फोर्स बैठाई गई थी, उसी को मिशन शक्ति का नाम दिया गया था। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद समिट्स और कॉन्फ्रेंसेज की सीरीज़ में देखें तो पीएम मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात की 20वीं वर्षगांठ की अध्यक्षता की है। वाइब्रेंट गुजरात में का मेन थीम जो है वो वहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस था। उसके साथ ही इस परियोजनाओं में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पर भी बात की गई है, जिसमें 4500 करोड़ रुपए से अधिक स्कूल बुनियादी ढांचा की परियोजनाएं शामिल हैं। मतलब स्कूलों की बुनियादी ढांचाओं को सुदृढ़ किया जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम अगला न्यूज़ देखें तो स्पोर्ट्स के सेक्शन में है, महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ पर जीता है, चीन के हांगजू में एशियाई खेल जो हो रहे हैं उसमें जीता है। किसने जीता है, मनु भाकर, ईसा सिंह और रिदम सांगवान की टीम ने 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही यह जान लेना जरूरी है कि भारत ने मौजूदा एशियाड में 16 पदक जीते हैं, जिसमें से 4 स्वर्ण, 5 रजत और 7 कांस्य पदक हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद स्पोर्ट्स की ही अगली सीरीज में देखेंगे तो सिफ्थ कौर ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3P यानी 3 पर्सन विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में सिफ्त कौर समरा इनका पूरा नाम है और आक्सी चौकसी ने क्रमशः स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीता है। यानी आसी चौकसी जो है वो कांस्य पदक जीता है और स्वर्ण किसने जीता है, वो सिफ्त कौर ने जीता है। कहाँ पर, सेब एशियाई गेम्स में 50 मीटर राइफल प्रतियोगिता में इन्होंने यह पदक जीता है। इसके बाद लिएंडर पेस की अगर हम बात करें, लिएंडर पेस टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकित प्रथम एशियाई व्यक्ति हैं। इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये प्रथम एशियाई व्यक्ति हैं लिएंडर पेस। बाकी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। बाकी चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगी हैं पर मैंने डाल दी हैं। पुस्तक और उनके ऑथर के बारे में अगर देखें तो विजया राघवन की एक पुस्तक आई है, टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ बेग्स एंड विगल्स, ये लॉन्च हुई है अभी जल्दी में ही। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे एग्जाम्स में रिसेंट में जो बुक्स पब्लिश होती हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ बेग्स एंड विगल्स विजया राघवन की पुस्तक है। इसमें जो थीम है ना, वो जीवन की जो छोटी छोटी घटनाएं हैं ना, उसको लघु कहानियों के रूप में एकत्रित किया गया है, जिससे लोग मोटिवेट हों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। होप आपको वीडियो छोटी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।